और सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई पंचायत आज तक में। राजा पत्नी भाषा है, लेकिन भाषा है। मराठी का मान सम्मान अधिकार उसको मुझे नहीं लगता है कि मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाला कोई अलग दृष्टिकोण से देख सके। आपका जो पॉइंट है कि भाई इसको चुनावी मुद्दा बनना चाहिए क्या, बनाना चाहिए क्या, मुझे लगता है कि मातृभाषा को हम नीचा नहीं करना चाहते हैं, हम उसको चुनाव का मुद्दा नहीं बना सकते। लेकिन अबू आजमी साहब, होता यह है कि बाकी जो है उनको ये एहसास कराया जाता है कि फॉल इन लाइन, यानी या तो हमारी बात मानो या फिर तुम झेलो, जो आपके साथ हुआ था। नहीं, देखिए, मैंने कोई जानबूझ करके मराठी में शपथ नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्पीकर से पूछा कि मैं कौन सी भाषा में शपथ ले सकता हूं। स्पीकर ने मुझे कहा भारतवर्ष की किसी भाषा में भी ले सकते हो, कन्नड़ में भी ले सकते हो, आसाम की भाषा में भी ले सकते हो। तो मैंने इस देश की जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, उस भाषा में मैंने शपथ लिया। और इसके पहले असेंबली में बहुत सारे लोगों ने लिया है, आज भी लेते रहते हैं। असेंबली में बहुत सारे बीजेपी के मेंबर भी हैं जो हिंदी में बात करते हैं, मराठी में कोई बात नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ मेरे ऊपर ये एक राजनीतिक मुद्दा बना करके कि ताकि यहां का जो महाराष्ट्रीयन ने इसको एक मुद्दा बनाया। मैं मराठी भाषा का बहुत सम्मान करता हूं, मैं पूरा सम्मान करता हूं जितने देश की भाषा है। यदि मराठी मेरी मौसी है तो हिंदी मेरी मां है। मैंने हिंदी में अगर बोला तो मतलब नहीं कि मैंने किसी भाषा का मैंने अपमान किया है, परंतु हो यह रहा है कि आजकल बिल्कुल सही आपने कहा कि इसे चुनावी मुद्दा बना करके मराठी के नाम पर और लोगों को यहां परेशान किया जा रहा है। और लोग, ये मुंबई एक इंटरनेशनल शहर है, यहां पर हर तरह के लोग आए हुए हैं। यदि आज मैं महाराष्ट्र में हूं, मुझे मराठी नहीं आती है, तो मैं किसी और भाषा में बात कर सकता हूं। कल मुझे आसाम जाना हुआ, परसों मुझे पंजाब जाना हुआ, तो मैं कौन सी भाषा में बात करूं? देश की एक भाषा तो होना चाहिए, वो भाषा हिंदी होना चाहिए। और हिंदी का सम्मान सबको करना चाहिए। मराठी का सम्मान पूरा है राज्य के अंदर, परंतु देश की भाषा हिंदी है, उसका सम्मान और ज्यादा होना चाहिए। आइए संजय जी। निरुपम जी कांग्रेस पार्टी, आइए। किरीट जी इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि मराठी या मातृभाषा ये चुनावी मुद्दा बनाना यानी उसको नीचा दिखाना, उसी प्रकार से मुझे मराठी नहीं आती है, वहां पर मैं लोक प्रतिनिधि हूं, यहां पर मैं पाल पोस कर बड़ा हुआ हूं, वहां मेरा जन्म हुआ है, वो मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, कर्तव्य की भूमि है। और उसके बाद में मुझे मराठी नहीं आती है, मैं नहीं बोलता, मैं दूसरी भाषा बोलता हूं, इसको भी चुनावी मुद्दा बनाना ये भी योग्य नहीं है। आप थोपते हैं बालानंद गांवकर जी? नहीं, आप लोग थोपते हैं दूसरे पर? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मुझे ये कहनी चाहिए कि जो अभी अबू आजमी साहब ने कहा है कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा है, तो मेरा कहना है कि हिंदी एक संपर्क भाषा है, आपस में संपर्क करने के लिए बनाई हुई एक भाषा है भाषा, उसका हम सम्मान ही करते हैं। मगर जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य भाषा को आपको सीखना नहीं चाहिए। जिस राज्य भाषा के लोग आपको एक नहीं दो मतदार संघ से चुन के देते हैं, उसमें कहीं हिंदी भाषिक ही है, उसमें मराठी भाषिक भी है, मेरे मतदार संघ में भी हिंदी भाषिक भी है। अभी मैं इस कार्यक्रम को आया हूं तो आपने हिंदी का मेरे को क्वेश्चन पूछे, मैं हिंदी का जवाब दे ही रहा हूं, इसका मतलब उसका सम्मान तो मैं कर रहा हूं। तो इन्होंने भी महाराष्ट्र के इस मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। मुझे थोपने की सवाल ही नहीं आता है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सम्मान करता ही हूं, कोई मेरे पे थोप नहीं सकता है। मेरा कर्तव्य होता है कि मैं मराठी भाषा का सम्मान करूं, और मैं सम्मान कर रहा हूं, और मी मराठी शिकत आहे। हाँ, आता मराठी बोलला मला किती आनंद वाटला। तू मराठीच बोल। एक मिनट, ओ बाळासाहेब जी डर के तो नहीं सीख रहे, इसलिए तो ज्यादा बोल नहीं रहा हूं कि इनको गलत फहमी नहीं हो जाए कहीं। अरे बाला साहब, अभी वो मराठी सीख रहे तो ताली तो बजाओ यार इस बात में। सलमान चांगली गोष्ट आहे की नहीं? अरे मराठी मेरी मौसी बोला, मैंने मौसी की इज्जत नहीं करूंगा मैं? हाँ। संजय जी आज इस बहस में वैसे ही बैठे हैं ठीक जैसे इनकी सरकार बैठी है इस मुद्दे पर। मूक दर्शक नहीं, उत्तर भारतीयों के मोटरसाइकिल तोड़े जाएं, जलाए जाएं, बसें जलाए जाएं, आग फैले, लेकिन चौहान सरकार उस पर चुप रहती थी, और अब पृथ्वीराज चौहान की सरकार।
आप ये नहीं कह सकते कि सरकार चुप रहती थी। जहां तक मेरी जानकारी है, मनसे और मनसे के नेताओं के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में लगभग 900 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज तक कोई जेल नहीं गया हैं? आज तक कोई जेल नहीं गया। ठीक है, अभी बताइए, सरकार या पुलिस केस रजिस्टर करेगी, उसके बाद उसके लिए अलग अलग धाराएं लगेगी, उन धाराओं के तहत उनको जेल जाना है कि बेल मिलना है, ये तो सरकार नहीं तय करेगी, ये तो अदालत तय करेगी। ये अंदर की बात है। अब सारी अंदर की बात यही जानते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। बड़ा जो चर्चा का विषय यहां चल रहा था वो बहुत दिलचस्प है और महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर अंदर की बात मैं समझाऊं आपको। हाँ, बताइए। आपको एमएनएस को कहीं ना कहीं समर्थन देकर एनसीपी को कंट्रोल करके रखना होता है। क्या इस बात में अच्छा, सच्चाई MNS है? को हमने आपको कब सब समर्थन अंदर दिया, की ये बात बताइए। कैसे पता चलती है? हैं? आपको अंदर की बात सब कैसे पता क्योंकि चलती पता है? चलती है, उनके व्यवहार से पता चलता है, उनकी बातों से पता चलता है। देखिए, एमएनएस जैसी बहुत पार्टियां आएंगी चली जाएंगी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वर्षों से इस देश में एक सिद्धांत और विचार के आधार पर काम कर रही है। एमएनएस की विचारधारा को कांग्रेस पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी भाषा भाषियों को साथ में लेकर चलना चाहिए, सभी भाषा का सम्मान होना चाहिए। अगर इन्होंने कहा कि नहीं मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मैं हिंदी में ही बोलूंगा, ये कांग्रेस कभी नहीं कह सकती। लेकिन अगर ये कहेंगे नहीं तुम सिर्फ मराठी में ही बोलो, हिंदी मत बोलो, ये भी कांग्रेस कभी नहीं कह सकती। आप किसी के ऊपर अपना विचार थोप नहीं सकते। मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, खासकर जब हम महाराष्ट्र में हैं और मुंबई में हैं तो मराठी बोला ना पाइए। बिल्कुल बरोबर है, बोलायला पाहिजे। लेकिन आप जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक लगा के बोलेंगे संजय निरुपम तू मराठी बोल, मैं नहीं बोलूंगा। किससे लाया है बंदूक? हाँ, बस इतना ही फर्क है। बाकी मराठी भाषा तो हमारी अपनी भाषा है भाई, ये तो बंदूक भारतीय चलाने भाषा के है। कई तरीके होते हैं। जब एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर, बालाजी आप ही से बात कर रही हूँ, जब एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, मोटरसाइकिल जलाते हैं, बसों को आग लगाते हैं, आपको उसका मतलब समझ में आता है? महिलाएं, मजदूर एक वक्त पर भागने को मजबूर हो गए थे मुंबई से उत्तर भारत हमको ऐसा लगता है कि हमें बड़ी खुशी होती है ऐसी दंगा मस्ती करने, दंगा फसाद करने, लोगों को भगाने, मारने, पीटने में हमें अच्छा लगता है। कोर्ट कचहरी में जाना, सालों साल कोर्ट में जाना, वकील करना, हमें भी अच्छा नहीं आपको लगता है। अपने कोर्ट जाने की चिंता है? नहीं, जेल में जाना हमें भी ठीक महिला नहीं जो लगता यहाँ से है। मगर कभी कभी एक महिला जो कि मजदूर की पत्नी थी, उसने ट्रेन में अपने बच्चे को जन्म दिया। इसका मतलब समझते हैं आप किस तरह की तकलीफ और पीड़ा आप लोगों को देते हैं इससे, और आपको अपने कोर्ट कचहरी की लगी हुई है? ना, मेरे कोर्ट कचहरी का सवाल है, हमें भी खुशी नहीं है किसी को तकलीफ देने, मगर कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि नाइलाज से ये हो जाता है। कोई हमें खुशी नहीं है इस बात की। और वो एक घटना बात तो मतलब क्या? पर आप घटना मतलब स्वीकारते क्या हैं हुई? कि ये आप करते हैं। देखिए अंजना जी, बहस का विषय बुनियादी तौर पर मुंबई शहर में ये रहा है कि आखिर लोग कहते हैं भाई मुंबई किसकी है? महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी लोगों का एक अपना हक बनता है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन इस मुंबई शहर को बनाने में गैर मराठी भाषियों का एक जबरदस्त योगदान है। कभी एक जमाने में किसी पोर्टुगीज राजा ने दहेज में 7 गांव दिए, उन गांवों में सब लोग आए, बिजनेस करें, पूरे हिंदुस्तान के लोग आए, बड़े पैमाने पे फारसी लोग आए, गुजराती लोग आए, मजदूर वर्ग आप देखेंगे बड़े पैमाने पे उत्तर भारत के लोग आए, जो थोड़ा सा ऑफिस का काम करने वाले थे बहुत बड़े पैमाने पे साउथ के लोग आए। सबने मिलकर मुंबई को एक इतना बड़ा दर्जा दिया, और मुंबई को इतना बड़ा दर्जा मिला है तो उसकी ताकत ही यही है। अगर आप एक भाषा के नाम पे, एक जाति के नाम पे मुंबई में लोगों को परेशान करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर मुंबई की ताकत कम होगी। जब इन लोगों ने उत्तर भारतीय मजदूरों पर हमले शुरू किए तो मुझे आज भी याद है, पुणे के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर इंडस्ट्री ग्रुप था, उनने जाके सरकार को कहा कि साहब हमारे पास लेबर नहीं मिल रहे हैं, सब डर के मारे गांव जा रहे हैं, पूरा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब हो रहा है। तो पूरे महाराष्ट्र की ताकत में दूसरे प्रांतों से आए मजदूरों का एक अपना योगदान है। आप ये कह सकते हैं कि भाई मराठी मजदूरों का हक छीन रहे हैं, कोई नहीं छीन रहा है। जिस काम को करने के लिए स्थानिक लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, वहां पर अगर बाहर से आके लोग काम कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो उदार होना पड़ेगा। हाँ, कोई जबरदस्ती किसी का हक छीन रहा है, बिल्कुल आपको हक बनता है अपने लोगों के लिए बात करने का। लेकिन अगर किसी का काम रुका पड़ा है और उसको मजदूर नहीं मिल रहा है, कहीं बाहर से मजदूर बुला के, चाहे आंध्र प्रदेश से मजदूर बुला रहा है, असम से मजदूर बुला रहा है, छत्तीसगढ़ से मजदूर बुला, आप कहेंगे नहीं फक्त मराठी माणूस पाहिजे,
और ये करके अगर उसको वहां पर मराठी समाज के लोग मजदूरी करने के लिए नहीं मिलते हैं और फिर दूसरे लोग मिलते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं? ये रोकने का जो विचार है गलत है। मुझे ये बताइए, रेलवे की भर्ती थी तो फिर बिहार से और यूपी के से लोग क्यों आते? हमारा हक नहीं महाराष्ट्र के लोगों के? रेलवे सेंट्रल हक नहीं क्या हमारा? उस जमाने में रेलवे की हमारा भी तो हक है ना। रेलवे ममता बनर्जी ने उसके बाद में अगर फिर- अगर नहीं, मंत्री ममता बनर्जी रेलवे से पहले गवर्नमेंट काम शुरू हो सेंट्रल गया। गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि आइए आप इंट्रो दीजिए, तो देश के अरे तो- कोने कोने से लोग आएंगे ना यहाँ अरे पे। मुझे ये कहना है कि आपके देश के कोने कोने में, आपके राज्य में भी वहाँ पे जब भर्ती होती है तो वहाँ भर्ती हो ये जाइए राज्य ना। हमारा है, ये राज आपका राज, यही राज हमारा है। नहीं, मुझे जब ये लगता है- वहाँ राज भर्ती हो हमारा जाइए है, ना। सुनिए, ये तो इस हमारे राज्य में बच्चों लोगों का आप राज जरा होगा। इसका विश्लेषण कर हमारे लीजिए बच्चों को मिलना चाहिए कि अगर कौन किसी- कहते कि मराठी बच्चे लोग काम नहीं करते? यदि किसी मराठी की- बच्चे लोग भी सब काम करते हैं। सुबह 5 बजे आप देखो दूध वाला कौन आता है? मैं अभी दूध रेलवे का पे काम आ रहे करते अरे हैं। तो आपको रेलवे का धन्यवाद काम करना करते हैं। चाहिए। कौन सा दूध काम वाला नहीं आके करते? दूध दे रहा है, आपको धन्यवाद नहीं, करना हम चाहिए। जरा बात रेलवे कर रहे हो? हम जरा रेलवे पे आते हैं। जहां तक मुझे ये रेलवे मुझे रेलवे ऐसा की- लगता है, रेलवे एक वाली मिनट, एक रेलवे मिनट, वाली बात मुझे क्लियर ऐसा करता हूं, लग कहीं रहा और है- भटक रहे हैं। एक कर रेलवे वाली बात क्लियर कर देता हूं। ये 2002-3 की बात है। हाँ। और तब रेलवे की भर्ती की परीक्षा देने के लिए जो बिहार से नौजवान आए थे, उनको कल्याण में इनके साथियों ने मारा। उस समय मैं स्वयं शिवसेना में था, मुझे खुद बहुत आपके साथियों ने कष्ट हुआ मारा था। था उस वक्त? हैं? आपके साथियों ने मैं मारा बोल था? रहा को बेचैन हो रहा, मैं बोल रहा हूं, उस समय मैं स्वयं शिवसेना में, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, क्यों बेचैन हो रहे तो हो आप साहब? लोगों ने मारा था ना? तब वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय शिवसेना भागीदार थी एनडीए की सरकार में। अगर इतना ऐतराज था उस पूरी व्यवस्था को लेके, तो इनके आज के नेता हम सबको बोलते कि भाई इस पूरे सिस्टम को चेंज करिए, क्योंकि आज सेंट्रली एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको आप रीजनलाइज कर दीजिए, रीजनलाइज नहीं करिए। ये नहीं हुआ, आपने जाकर के उन बच्चों को ऊपर हमला किया जिनके पास अपना डिफेंड करने के लिए भी कुछ नहीं था। ये गलत हुआ बाला भाई, ये नहीं करना चाहिए था। आप ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र में अगर रेलवे की भर्ती हो तो मराठी भाषियों को इसका प्राथमिकता जवाब दें, दीजिए, गलत जवाब बात नहीं है, लेकिन उसका तरीका गलत था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात ध्यान में रखना, जब हम लोग शिवसेना में थे तभी हमारे सुप्रीमो बाला साहब जी थे, और बाला साहब जी का कुछ भी आदेश होता है उसका पालन करना हमारा काम है। मगर हम ये चाहते थे कि जब महाराष्ट्र में भर्ती होती है तो महाराष्ट्र के लोगों के ही चांस मिलना चाहिए, वहां से लोग नहीं आना चाहिए, इतनी तो हमारा कहना था। ये उसके ये ऊपर बात उस समय के प्रधानमंत्री रेल मंत्री को बोलना था। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे उस समय। आंदोलन होने के बाद भी नहीं, लोग मुझे ऐसा क्यों आए फिर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मुंबई में मराठी भाषा महाराष्ट्र में अस्मिता को वो ऊपर का स्थान है, मिलना चाहिए। एक यहां पर समझो कुछ हमारे में से किसी ने कोई गलती की, किसी को मारना यह गलती है, मैं स्पष्ट बताता हूं, वो गलती है। लेकिन उसने गलती की, उसका पॉलिटिकल माइलेज बनाकर मैं मेरा नेतृत्व खड़ा करने के लिए मराठी और हिंदी भाषी वाद विवाद पैदा करके आग बढ़ाने का पाप कर रहा हूं, तो वो भी उतना ही गैर आपने कौन सा आग बुझा दिया? इतना ही गैर जिम्मेदार आपने कौन सा आग यहाँ पर बुझाया? हुआ आप तो क्या, साथ में थे, कौन किसी सा आपने कुछ लोगों ने आंदोलन किया? गलती की, कौन से आपने तो उसका विरोध हमारे में किया? से कुछ लोग, मुझे हिंदी भाषी का नेता बनना है, मुझे अल्पसंख्यक का नेता बनना है, तो उसने तेल डालने का पाप नहीं, किया। आप पानी डाले मैं क्या? ये कहता हूं, शिवसेना उस तेल प्रकार डाले की तब दिक्कत परिस्थिति नहीं है। है। आपने कौन सा हमने पानी हो डाला सके भाई? जवाब तो दो ना। वातावरण ठंडा करने का जब प्रयत्न करना शिवसेना चाहिए। तेल आपने डाले किया तो था क्या दिक्कत नहीं ठंडा? है। एक सेकंड, घी डाले शिवसेना तब कोई दिक्कत नहीं है, एमएनएस करे तो दिक्कत है। मेरा यह कहना है कि जो पॉइंट है, मारना किसी ने भी, किरीट सोमैया ने भी कल अगर अपने खुद ही point पुलिस वाले को मार के आए करने हैं के लिए, केस मुकदमा चल रहा है इन पे, इन्होंने खुद ही पुलिस वाले को मारा, इन पे केस चल रहा है और ये मारने के खिलाफ भाषण दे रहे हैं अभी। मैं आपको मजाक मत करो यार किरीट भाई। आपने मुंबई पुलिस के कर्मचारी को थप्पड़ मारा है, आपके ऊपर एफआईआर है, और आपको कोई नैतिक अधिकार ये बोलने का नहीं है कि मारना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, हम मानते हैं। एक तो खुद ही मिनट, केस झेल रहे हो साहब। अभी संजय बाबू तालियां तो ले ली, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक मिनट आप भी सुनिए, मीडिया वाले को भी मैं प्रार्थना करता हूं, आई चैलेंज। आज तक मैं ये बोल नहीं रहा था इस विषय पे, क्योंकि जो टेक्निकल लीगल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है चलने दो, लेकिन आई चैलेंज यू, आप एक भी पुलिस हवालदार जो मुलन पुलिस स्टेशन में उस समय उपस्थित था, कोई भी एक भी ये कहे पुलिस जांच कर रही है ना, कर रही है ना जांच, तो जांच का रिपोर्ट आपके पास हो,
एक भी व्यक्ति कहे कि किरीट सोमैया ने तमाचा मारना छोड़ो, हाथ भी ऊपर किया हो तो। अरे ये तो- एक मिनट आप सुनो यार, अब तो लंबा एक मिनट। आपने तालियां बजाने के लिए डायलॉग बाजी कर दी, लेकिन जो विषय, जो जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं इस विषय पर, लेकिन आपने डायलॉग बाजी तालिया के लिए कर दी, इसलिए मुझे यह स्पष्टता कर दी। हम मूल मुद्दे पर आते हैं कि भाषिक विवाद अच्छा नहीं है। मूल मुद्दा आप एक सेकंड, मूल मुद्दा आपने बता दिया कि मारना गलत है, ये सब जानते हैं, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शिवसेना घी डाले तब दिक्कत नहीं है, मूल मुद्दा ये है क्योंकि उससे आपकी ईमानदारी परखी जाएगी। जब शिवसेना करे तो दिक्कत नहीं है, एमएनएस करे तो दिक्कत है, क्योंकि आप किधर खड़े मैंने हैं आपको वापस कह दिया, कोई भी व्यक्ति वाई ओनली शिवसेना या एमएनएस, कोई भी व्यक्ति भाषा के विवाद के आधार पर वोट बैंक बढ़ाने का मुद्दा लेकर अगर इस प्रकार का काम करती है तो ये मुंबई महाराष्ट्र ये देश के लिए अच्छा नहीं है। शिवसेना आगे एक भी घटना करे तो बीजेपी गठबंधन तोड़ मैं देगी। आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी करे तो अच्छा नहीं है। अरे गठबंधन तोड़ेंगे या नहीं ऐसे मुद्दे पर, ये मुद्दा नहीं है। मुझे मेरा ऐसा कहना है कि इस प्रकार का घिनौना काम, यानी इस लेवल का कि जिसके आधार पर गठबंधन तोड़ना पड़े, इतने हमारे मित्र शिवसेना के ऐसे नहीं है। वो जिम्मेदार है, गलतियां लोगों की होती है, कार्यकर्ता की होती है, लेकिन इस प्रकार का काम कभी न शिवसेना वाले किरीट भाई की प्रॉब्लम ये है, इधर एक हाथ शिवसेना से जोड़े रखते हैं, पीछे एमएनएस को पकड़े रहते हैं। इनको लगता है अगर इसको छोड़ा तो इसको पकड़ेंगे, इसको छोड़ा तो इसको पकड़ेंगे। ये कब शिवसेना को छोड़ के एमएनएस से हाथ मिला लेंगे, कम से कम लोकसभा चुनाव के दरमियान तो इस प्रकार का एक अनिश्चय का वातावरण दिख रहा था। आने वाले दिनों में ठीक है, अब शिवसेना की ज्यादा सीटें आ गई हैं, शिवसेना थोड़ा सा असर्टिव हो गई है, इसलिए बेचारे चुपचाप बैठ गए, वरना अगर शिवसेना कमजोर होती तो कभी भी ये पाला बदल के बाला नांदगांवकर के साथ हाथ मिला करके एक नई तरह की राजनीति करते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को और एमएनएस को उनकी पॉलिसीज के लिए कोई दोष दे, कोई स्टैंड ले, मुझे लगता है बहुत बड़ा ढोंग होगा। तो ऐसा ढोंग बीजेपी न करे तो बेहतर होगा। बेहतर होगा। अंत आ गया है, कांग्रेस विपक्ष का स्थान न लोकसभा में प्राप्त कर सके, अगर इतना महाराष्ट्र की विधानसभा में प्राप्त कर सके। छोड़ दो, 3 महीने से यही तर्क दे रहे हो आप लोग। अब एक घिसा पिटा 3 महीने पुराना तर्क आप छोड़ दो। अगर इतना एमएनएस से ऐतराज था तो पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां बीजेपी के कैंडिडेट खड़े थे वहां पे एमएनएस के उम्मीदवार खड़े न हों, इसका विशेष प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खास नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और महाराष्ट्र भाजपा के सभी नेताओं की तरफ से हुआ, और जिसके नतीजे के तौर पर बहुत सारे हारे हुए उम्मीदवार आपके सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल है, गलत आरोप है ये, वैसा नहीं है। बीजेपी के 2 कैंडिडेट के सामने तो हमारे कैंडिडेट खड़े थे ना, भिवंडी में थे, पुणे में थे। अरे तो भाई कौन से 11 तो 10 कैंडिडेट तो मेरे खड़े थे। आपके बारे में थोड़ी बोल रहा हूं, आप तो लड़ रहे क्योंकि वहां शिवसेना का कैंडिडेट था। मगर उनके यहाँ पे भी 2 कैंडिडेट हमारे खड़े तो थे ही ना, 2 जगह तो अब खड़े अगले ही थे। कदम पर पहुंचते अभी उनको हैं। दुख इसलिए पहुंचे कि वो गिर चुके हैं, इसलिए अगले बड़े कदम पर दुखी हो चुके पहुंचते हैं। अभी हैं। हम क्या कर सकते हैं? सबको गिरना एक दिन। अगले कदम पर पहुंचते हैं बालाजी, जब उन्होंने बता ही दिया बचपन का पाठ सबको कि मारना गलत है, बिल्कुल गलत, क्या आप शर्मिंदा हैं? बिल्कुल गलत है कि कोई भी हिंसा हो, उस हिंसा का मैं कभी भी सम्मान नहीं करूंगा, उसका निषेध तो नहीं फिर करूंगा। रोकते क्यों नहीं आप लोग? बिल्कुल, हमने कौन सा बिल्कुल क्या? आपके इस हिंसा से एक मराठी भाई जो नासिक के पास गांव का रहने वाला हवाई जहाज की कंपनी में काम करता था, आपकी हिंसा में पत्थर चला गया, बस में बैठा था, वो उसकी हत्या हो गई। आपकी हिंसा की वजह से बिहार के औरंगाबाद का एक वॉचमैन, उसको हथौड़ा मार मार के मार डाले आप लोगों ने। कितने लोग आपको आपके अफसोस है कि नहीं कुछ इसके बारे में? कितने लोग आपके आजमगढ़ से आके यहाँ गुनाह करके भाग जाते, कितने लोगों को गोलीबारी करके भाग जाते, उसका तो सोचो जरा था। पुलिस पकड़ कर एक पत्थर किधर लग गया तो बोल रहे आपके लोग तो अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा तो बिहार और यूपी का तो सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसमें नंबर 1 तो आपका। आजमगढ़ और बिहार के लोगों ने मुंबई को सजाया है। मैंने जब मेरे बहन को बोला, सुनिए गलत है, वो गलत है। आजमगढ़ और बिहार के लोगों ने मुंबई को सजाया है। अगर आज आप हमें सलाह दे रहे बनी है तो और आप क्या कर रहे हो? वहां से जो भर्ती कर रहे हो यहाँ पे सब वहीं भाग रहे। आपने मराठी आदमी की भी हत्या किया है। आपके उस दंगे में एक मराठी आदमी की भी हत्या हुई है, बिहारी बेचारे की तो हुई है। आपको कुछ उसमें आपको कुछ अफसोस है कि नहीं है? जानबूझ के किए अबू भाई, जानबूझ के किया नहीं, वो पत्थर अपनी आ गया।
अबू भाई अभी एक आज दूसरी के बारे बात, में- अगर आपको ये लगता है कि आजमगढ़ के लोग आके यहाँ काम करें, मैंने कहा था असेंबली में भी, आज भी कह रहा हूं कि 5,000 महाराष्ट्रियन भाई लाओ, मैं भिवंडी में पावरलूम के काम में उनको लगाने को तैयार हूं, जरा आके दिखा दो। वो काम सिर्फ बेचारे आकर यूपी बिहार के लोग कर रहे हैं, जो यहाँ का पावरलूम चल रहा है। आप भेजो मराठी भाइयों को, हम लगाते हैं वहाँ पहली पर। बार सुनो, लाओ पहले ना, भी बताया ना आपने। भेजो ना कि मैं अरे अभी बता रहे हैं आप नहीं, मैं असेंबली में बोल चुका हूं, आपके सामने असेंबली में चलो बोल ठीक चुका है, हूं आपके बाद कि 5,000 आदमी लाओ बिल्कुल मराठी भेजता भाइयों हूं। को, पावरलूम में काम करने, पावरलूम के कारीगर बना बिल्कुल। देते हैं, कोई करने को तैयार नहीं काम। आज वही लोग कर रहे हैं बेचारे जो गांव से कितने आके। मराठी देश भर में हैं जो रह रहे हैं बिल्कुल। और खुशहाल हैं, तो वहां पर भी सब बोलें कि आप पहले मरो। गुजराती सीखिए, देखो आप सिस्टर, पहले ये सीखिए। वहां के जो मराठी है, हमारे पार्टी का कहना ये स्पष्ट है, जो जहां राज्य में है उस राज्य के संस्कृति को अपना संस्कृति मान के रहे, उन लोगों को तकलीफ ना हो, ये देखिए, ये हमारा स्पष्ट कहना है। अपने राज्य की हमारे- संस्कृति लेकर मैं कहीं और नहीं रह सकती। रह सकती है ना, कहाँ लिखा है, किस संविधान में? मगर वहां के एक ही संस्कृति संविधान है ना नहीं, देश में, एक ही मेरा संविधान है कहना ना। क्या है, आप अच्छा। समझ लो। हाँ आप महाराष्ट्र में आए हो तो आपकी संस्कृति तो लेके आना है, हाँ उसका सम्मान ही हम करेंगे, पर वो संस्कृति नहीं चाहिए जो यूपी बिहार में संस्कृति गोलीबारी की, दंगा फसाद अरे की चलती है, यूपी और बिहार वो यहाँ में थोड़ी देश को संस्कृति आजाद चलेगी। कराने में कितनी यहाँ कुर्बानी वैसी दी, आप संस्कृति बोल रहे नहीं है। यूपी बिहार वहाँ वाले बात गोली है, चलाते वैसी हैं। संस्कृति बिहार के है, लोगों वैसी ने संस्कृति है। अंग्रेजों को ऐतिहासिक बात अंग्रेजों को बता दूं। भगाने में सबसे आगे अबू भाई की इनको लाइन एक में रहने वाले। ऐतिहासिक बात याद दिला दूं। आप जो बोलते हैं ना यूपी बिहार की संस्कृति को दोष देते हैं, जब शिवाजी महाराज का राज तिलक हो रहा था ना, तो पूरे महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मण नहीं मिला था तिलक लगाने वाला। तिलक लगाने के लिए बनारस से गागा भट्ट आए थे, याद भाई। रखिएगा। तो यूपी बिहार और महाराष्ट्र का जो रिश्ता है, सांस्कृतिक, संजय निरुपम धार्मिक, जी, सामाजिक, आप इसको राजनीतिक रिश्ता बना आपके करके खराब कर रहे हैं। तो आपके आप उसको- जैसे लोग आए एक, महाराष्ट्र दूसरी, में, पूरे जिन्होंने सबको- ऑनेस्टी बाला भाई, दिखाई, एक मिनट सुनो। उनको हमारे लोगों ने बड़ा बनाया ना। बाला भाई एक मिनट और। जो एक मिनट सुनो, इसी सुनो। महाराष्ट्र के लोगों ने बाला भाई, हम बोलते हैं ना, कृपा महाराष्ट्र शंकर को होम हमारा- मिनिस्टर आपका बनाया, महाराष्ट्र अकेला अच्छा, है, ये हमारा सब भी है। आर सिंह को मेयर बनाया, इसी महाराष्ट्र के भूमि के मराठी लोगों ने बनाया ना। आर सिंह को महापौर बनाया, कृपा सिंह को होम मिनिस्टर बनाया। अगर हमारा मराठी आदमी कोई यूपी बिहार में जाता है, उसको बना के जी हाँ, बिल्कुल। मधुलिपियों को नहीं चुन यूपी के का रखा चीफ क्या? मिनिस्टर पहला मराठी होम होना, क्या बात होम करते हैं मिनिस्टर आप? बनाओ। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल यूपी का चीफ कहाँ हैं मिनिस्टर, पहला यूपी अरे का चीफ मिनिस्टर मधुलिपि मराठी, में। क्या बात करते हैं आप? गोविंद वल्लभ पंत कहाँ से? राष्ट्रपति देश की बनी ना वो प्रतिभा पाटिल। किसको बनाया क्या? मुझे ऐसा लगता अच्छा, आपका बस चलता तो कभी नहीं बनाते किसी को। अच्छा, एक बात बता दूं मैं, एक किरण भाई जानकारी दूं, इस मुझे बहस ऐसा का एक लगता नया है कि- डायमेंशन है, इस बात में एक और डायमेंशन है। ये अरे सबको संजय बोलते हैं बाबू- मराठी बोलो, और अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी स्कूल में हाँ। भेजते हैं। कोई जर्मन हाँ। सीख रहा है, हाँ। कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई रशियन सीख रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, और पूरे गांव में प्रचार करते फक्त मराठीत बोला, दूसरा कोई भाषा नहीं चलेगा। पर आमची मराठी मातृभाषा, आमची मुलं मराठीत बोलतात. मुझे तो लोग देखकर कह सकते हैं कि मराठी बच्चे ड्रेस, लोग आपका मराठी जो बात ड्रेस ही देख करते के हैं कोई ना। मराठी नहीं बोल सकता। मराठी भाषा में हम लोग कहते आपका हैं। ये ड्रेस भी देखकर कोई मराठी संस्कृत का नहीं बोल सकता। अभी नहीं बोलते तो मैं मुझे क्या लगता है करूं? इतना तो संकुचित कौन से मत कपड़े- करिए। मेरे कौन से कपड़े पहन के आना चाहिए? मुझे ऐसा टोपी लगता लगाओ, है ना। कुर्ता अगर पजामा आप पहनो। नेता का कपड़े पहन के आए हो, नेता का, हम कॉमन लोगों का कपड़े पहन के आए। मैंने ऐसा है कि मैंने देखो, भारतवर्ष का बेस्ट ये वापस मैं आपको एक बात बता दूं, 12 मिनट मुझे, मैं वापस एक बात बता दूं कि यहां पर यूपी बिहारी करके बातें कर करके वापस वो वोट बैंक ही विधानसभा चुनाव में ध्यान में रखकर इस आज के विषय को छोटा न किया जाए। दूसरी बात, बाला साहब के पॉइंट में दम है। देखो, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अमराठी होने के बावजूद मुंबई की जनता ने, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें से 50% से ज्यादा मराठी मतदाता है, और फिर भी 3,18,000 वोटों से जिता दिया। तो यहां के मराठी भाषी है वो संकुचित नहीं है, लेकिन हम कभी कभी यूपी बिहारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ाने के लिए। लेकिन बाबा साहब, ये एक बात भी करूं, सुमित्रा महाजन आज लोकसभा की स्पीकर है, कुछ स्पीकर है, उसकी ऊंचाई है, इसके लिए स्पीकर बना है, यूनानिमसली बनी। अब यो मराठी है इसलिए इंदौर से चुनकर आई, और इसके लिए भारत की लोकसभा ने उनको स्पीकर बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा के आधार पर हम अपने आप को छोटा न करें। किरीट भाई, आदर्शवादी बात आपने कही, अच्छा लगा। कोई पूरे मराठी भाषी समाज के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहा है। जैसा आप कहते हैं वैसा हम भी मानते हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की परंपरा और मराठी भाषियों का मान सम्मान बहुत ऊपर है। उसको बालाजी और उनके साथियों की जो राजकारण होती है, जो राजनीति होती है, उसमें छोटा कर दिया जाता है। हमारा ऐतराज उस पे है। मराठी भाषियों के साथ हम भी मिलकर काम करते हैं,
हमको भी मराठी भाषियों का प्रेम मिलता है। मैं बहुत ज्यादा व्यक्तिगत जिंदगी की बात मैं नहीं बता रहा हूं, नहीं चर्चा करना चाह रहा हूं, तो आप कृपया करके इसको मराठी वर्सेस हिंदी भाषी मत करिए। आप यूपी बिहारी कर रहे हो। अभी नहीं, यूपी बिहार की संस्कृति को गाली दी तो मैं बर्दाश्त करूंगा। मैंने आपको 3 बार कहा, आप इसको गुजराती संस्कृति को, मैं गुजराती संस्कृति का अपमान करूंगा तो बर्दाश्त करेंगे। मुंबई विधानसभा चुनाव में इन दोनों को अपना नेतृत्व प्रस्तावित करना है। आपको क्या करना है फिर? बालानंद आप क्या गांवकर कर रहे हो? जी, आप ही तो राजनीति कर रहे हो यहाँ पे। बालानंद गांवकर जी, एक मौका दूं आपको जी, कि आप उस स्टेटमेंट पर अफसोस जताएं और माफी मांगे। ये जो अभी आपने एक मिनट बिल्कुल, पहले सुन देखो, लीजिए, जल्दबाजी में मत रहिए। यूपी बिहार के लोग बम और गोली चलाने वाले होते हैं, अभी आपने कहा। अफसोस है, आपने गलत कहा, कुछ एहसास है? मतलब नहीं, मुझे सभी लोगों के बारे में नहीं कहना बहन जी। हाँ। मुझे ये कहना है कि कुछ लोग वहां से जो आते पार्शियल रोल हैं, बैक, जो कुछ लोग आते हैं, पार्शियल रोल बैक कर रहे हैं। कुछ लोग जो आते हैं, उनका अगर आप अभी महाराष्ट्र का रिकॉर्ड अभी देखेंगे आप, तो उसमें बहुत सारे लोग वहां से ये बताइए, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। अरुण एक गौली बात- यूपी से आया? लोगों के बारे में नहीं कहना है। क्या अरुण गौली यूपी से बिल्कुल। आया? छोटा राजन यूपी से हाँ, आया, वही रमन पूछना नायक चाहता मैं। यूपी से कौन आया, है- कौन यूपी दाऊद का है? इब्राहिम का यूपी का है। कौन है मुंबई में जिसको यूपी का है? हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, महाराष्ट्र में भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, लेकिन सारे क्रिमिनल हैं इधर, ये नहीं कहा। तो किससे कहा सारे क्रिमिनल है? आपके कहने का भाव ये था, बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं बिल्कुल आज नहीं। कर देता है। आप कृपया करके ऐसे बिल्कुल नहीं। भाव का प्रकट न अभी करें। आप ले ऐसा रहे तो निवेदन मैं है क्या कर आपसे। सकता हूं? हर समाज में गलत लोग होते हैं, उसको बहुत point out सारे करिए। अच्छे लोग भी कुछ हैं। लोगों के सवाल लेते हैं जी। वो लड़की वहां पे है, उनको माइक दीजिएगा प्लीज। प्लीज अपने सवाल क्रिस्प और छोटे रखिएगा। जी। मेरा नाम है सुरभि मोदी, आई एम फ्रॉम MIT। मेरा सवाल है अबू आजमी जी के लिए। सर, आपने बीच में एक स्टेटमेंट किया था कि जो रेप कमिट करते हैं उनके साथ रेप विक्टिम्स को भी हैंग कर देना चाहिए। सर, आपको लगता है कि आज जब हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और मेन एजेंडा बहुत सारी पार्टीज का वुमेन एम्पावरमेंट रहता है, इस एज में ऐसा स्टेटमेंट एक रिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट है वुमेन के लिए? नहीं, मैंने ये कहा था कि आज जो है 1400 साल बाद, इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था कि रेपिस्ट को फांसी की सजा होना चाहिए, और आज वही बात सरकार ने माना, रेपिस्ट को फांसी की सजा हो गई। परंतु अगरचे आदमियों को फांसी की सजा हो रही है यदि आदमी किसी औरत के साथ गलत काम करता है, बलात्कार करता है, लेकिन औरत भी अगर किसी आदमी के साथ जाती है और वो एक्टिविटी करती है, सेक्सुअल एक्टिविटी जो सिर्फ हस्बैंड के साथ कर सकती है, वो भी इस्लाम में अलाउ नहीं है, उसको भी सजा होना चाहिए। अपना कानून लाएंगे आप देश में? ये कानून है क्या इस्लाम अबू का। आजमी कानून? और ये मैं आज भी ये कह दे रहा हूँ, ये अबू आजमी कानून लिमिटेड है क्या? जी? ये अबू आजमी कानून लिमिटेड खोला है क्या? नहीं, मैंने इस्लाम की बात किया है, मैं आज भी कह रहा हूँ, उसी बात पे अटल हूँ मैं आज भी। सर, मैं आज भी वही कह रहा संविधान हूँ सर्वोपरि है जी। इस देश का। संविधान संविधान सर्वप्रिय, संविधान में अमेंडमेंट होता है ना, तो ये- अमेंडमेंट हुआ है, फांसी की सजा आई है संविधान में। इनकी बात से तो इनके घर के बच्चे ही सहमत नहीं है। सर, आपको मैं आज भी वही कह रहा जहां तक हूँ, मुझे याद है, इनकी बहू इसका- ने और बेटे ने ही विरोध कर दिया था कि ये बात गलत है। इसका मिस यूज होगा। आज आजादी, मैंने कभी किसी को दबाव नहीं डाला, जिसको विरोध करना हो करे, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है। मैं आज भी वही कह रहा हूँ ना, आपको कि लगता औरत है हो या आदमी, मेरी बहन हो या आपकी बहन हो, किसी और के साथ वो एक्टिविटी करना उसको मना होना चाहिए जो सिर्फ हस्बैंड के साथ होती है। मैं आज भी कह रहा हूँ और कहते ही रहूंगा, चाहे इस बात को कोई कितना भी विरोध करे। सर, आपको लगता है कि जो रेप विक्टिम्स को जो रास्ते पे मर्डर करके लिटरली जो जी? उस हालत में छोड़ दिया जाता है, वो खुद से जाकर कुछ एक्टिविटीज के लिए खुद से प्रभावित कर? नहीं, आपने समझा नहीं। जिसका रेप होगा वो तो आप वही बात कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि जिसका रेप होगा, किसी लेडी का रेप होगा, तो उसके साथ कौन बात ये कर सकता है? उसको तो पूरी हमदर्दी होना चाहिए उसके साथ में, उसको सपोर्ट पूरा होना चाहिए। मैं रेप की बात नहीं कह रहा, मैंने रेप बात नहीं कहा, मैंने सेक्सुअल एक्टिविटी की बात किया बहुत है। कुछ वो समझ नहीं पा रहे हैं इस मुद्दे पर, इसलिए ज्यादा वक्त जाया करें। अगला सवाल जी। सर, ट्रक वाला प्रॉब्लम? नहीं, दूसरे हैं। बड़े जिम्मेदार राजनेता यहाँ पर बैठे हैं और एक डिबेट हो रही है। मेरा एक ही प्रश्न है कि आपकी नज़रों में देयर इज वैल्यू फॉर ह्यूमन बीइंग? मतों के खातिर भड़काऊ भाषण दे के कोई घायल होता है या मारा जाता है, जब भी उसका रक्त निकलता है तो उससे पता नहीं लगेगा कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो आप आर यू हैविंग द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग? मेरा यही प्रश्न।
इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है आप लोगों के सामने। मेरा बिल्कुल है, क्यों नहीं कीमत है भाई? हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। सरदार जी, आपको ऐसा लगता है क्या इतने बुरे लोग यहाँ पे बैठे जिनको कोई खून की कीमत नहीं है? ऐसा नहीं होता है जी। माइक दीजिए प्लीज। ये सवाल तो सभी एमएलएज और एमपीज के लिए है, लेकिन ये सवाल मैं अभी करूंगा फिलहाल अबू आजमी साहब के लिए, क्योंकि इनके बारे में मैंने ये पढ़ा है। देखिए, एक स्टडी हुआ था जिसने बताया कि इन लोगों के जो इनकम डिक्लेरेशंस होते हैं फ्रॉम इलेक्शन टू इलेक्शन, और इनकम नहीं, उनके एसेट डिक्लेरेशंस, तो वो कितने बढ़ते हैं। तो मुझे ये बात याद रह गया है बराबर से कि अबू असीम अजमी साहब के कुछ हजारों करोड़ का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एसेट है, और एसेट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इतना हो जाता है जो शायद विजय मल्ल्या भी न कर सके। यानी एक टर्म से लेके दूसरे, मैं ये जानना चाह रहा हूं साहब, एक तो आप इस मंच पर ये बताइए कि आपका फिलहाल का एसेट या लेटेस्ट आपका एसेट डिक्लेरेशन क्या है, और उसके पहले का क्या है, और उसके पहले का क्या है, और इसका राज क्या है? सांस लीजिए। क्या ऐसा है, से बेहतर है? ऐसा है, ये जब मैं फॉर्म भरूंगा, अभी इलेक्शन लड़ने जाऊंगा, तो आप इसको जो है साइड पर जाके देख लीजिएगा। अगले सवाल जी। ये 27 सितंबर से पहले अनाउंस कर देंगे। 27 से पहले आप पढ़ लीजिएगा उसको, और हम आज तक पे दिखा देंगे आपको। मेरा नाम डॉक्टर आशीष तिवारी है। मेरा सवाल आप सब लोगों से है कि जो विकास के साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है, और बंबई और महाराष्ट्र की सुरक्षा आजकल दांव पे लगी हुई है। आतंकवादी हमले भी हमारे शहर पर काफ़ी हो चुके हैं और भविष्य में भी संभावना है। तो जो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी बंबई शहर में आके बसे हुए हैं, अभी की सरकार ने उनको बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास किए हैं, और जो आने वाली सरकार है वो क्या आश्वासन दे सकती है कि बांग्लादेशियों को बाहर किया जाएगा? आने वाली सरकार के नाते मैं जवाब दे सकता हूं। इसमें मुझे ऐसा लगता है हम दो भाग करें। टेररिस्ट यानी सुरक्षा की दृष्टि से कि टेररिज्म, सुरक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में अधिक तीव्रता और गंभीरता से ये विषय लेने की जरूरत है। कि मैं इसको रोज उसका अनुभव इसलिए कह रहा हूं कि आप जान रहे हो लगभग 12 साल से जो टेरर विक्टिम्स है उनका पुनर्वसन करने का काम मैं एक सोशल एक्टिविटी करके करता हूं। या ये दिखाई दे रहा है कि लगभग एवरी ईयर टेरर अटैक हो रहा है, और उस दृष्टि से छोटा उदाहरण दूं कि पुलिस को बुलेट चाहिए थे, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थे, उसमें भी अभी तक खरीदी नहीं गई। हमारा करकरे तो चला गया जी। उनका सवाल बांग्लादेशियों पे है। सिक्योरिटी की दृष्टि से जो बाहर वोट लेनी थी, वो वोट लेने का 2 बार टेंडर हुआ, क्योंकि वो टेंडर में बड़ा करप्शन पाया गया, और उसके कारण आज तक वोट नहीं आई है। तो माई गवर्नमेंट विल गिव टॉप प्रायोरिटी, महाराष्ट्र सरकार टॉप प्रायोरिटी देणार आतंकवाद के खिलाफ मुंबई की सुरक्षा ये मजबूत करना। जो भी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन किए वो वैसे के वैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इसी के साथ हमें सेशन का अंत करना पड़ेगा। जरा बांग्लादेशियों पे एक लाइन बोल देता हूं। जल्दी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कैंपेन में बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको भगाना चाहिए, ये मुद्दा बनाया, और हम उसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उनको वीजा देने में रिलैक्सेशन करने का जो निर्णय लिया इस सरकार ने लिया, जो कि आज तक कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ। तो बांग्लादेशियों जो अवैध तरीके से रहते हैं उनके बारे में प्रचार के समय कुछ और सरकार बनने के बाद कुछ, मेरे ख्याल से आपकी चिंता ये देखिए निरुपम साहब अभी भी पराभव में से बाहर आ नहीं पाए हैं। इसके लिए वो नरेंद्र मोदी का जो उदाहरण दे रहे हैं, मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि सब डॉक्यूमेंट में वापस उनको भेज देता हूं। अवैध बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी, और दूसरा बांग्लादेश से आए हुए निराश्रित जिनको और कोई देश में स्थान नहीं है, बांग्लादेश या कोई भी देश से जो इसी देश में उनको स्थान मिलता है उनको जरूर वीजा दिया गया होगा या दिया जाएगा, बिकॉज कि उनको वहां से निराश्रित करके भगा दिया गया है।
ये डिफरेंस मैं एक आपके सेकंड। सामने रखना एक चाहता सेकंड, एक सेकंड। इस पर अलग से बातचीत हो जाएगी क्योंकि मराठी का मुद्दा था उसी पर। और अंत करते हैं, बाला साहब ठाकरे भी बालानंद गांवकर जी कहते थे कि जय हिंद फिर जय महाराष्ट्र। ये भूल गए हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।